स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। दुर्ग में होंगे दिग्गज। जी हां, 11 जुलाई को प्रदेश के दौरे पर डी पुरंदेश्वरी आ रही हैं। साथ में सह प्रभारी नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दुर्ग जिले में बीजेपी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक होनी है। 1 महीने के काम का हिसाब किताब लिया जाएगा। सभी प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। कई अहम विषयों पर इसमें मंथन होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। बीजेपी के दिग्गज रणनीति बनाएंगे। बीजेपी पदाधिकारियों की दुर्ग में एक अहम बैठक होनी है, जिसमें सभी प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों के कामों का ब्यौरा भी लिया जाएगा। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की एक बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में कुछ जरूरी निर्णय लिए गए थे। छत्तीसगढ़ में इन निर्णयों को कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ से गए भाजपा के सभी नेता और पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का एक दौरा है। 11 जुलाई को वे प्रदेश दौरे पर आ रही हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर से। उनका रुख करते हैं। निधि, आपसे जानना चाहेंगे कि 11 जुलाई को प्रदेश दौरे पर डी पुरंदेश्वरी आ रही हैं, तो उनके दौरे को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, बताइए। तो 11 जुलाई को प्रदेश दौरे पर बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आ रही हैं और साथ ही साथ सह प्रभारी नितिन नवीन भी आ रहे हैं। दुर्ग जिले में पदाधिकारियों की एक अहम बैठक होनी है। हैदराबाद में हुए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे। अब उन निर्णयों को छत्तीसगढ़ में कैसे लागू किया जाए, इसी पर चर्चा होगी। हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्य समिति में छत्तीसगढ़ से गए भाजपा के सभी नेता, दुर्ग पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का इस बार का जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। 11 जुलाई को वे प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। उनके साथ सह प्रभारी नितिन नवीन भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दुर्ग जिले में बीजेपी की एक अहम बैठक होनी है। बीजेपी के सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में 1 महीने के काम का हिसाब किताब देखा जाएगा। 1 महीने के काम का हिसाब लिया जाएगा। सभी प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों को महीने भर के कामकाज के ब्यौरे के साथ मीटिंग में आमंत्रित किया गया है। तो 11 जुलाई को डी पुरंदेश्वरी प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। उनके साथ साथ सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। दुर्ग जिले में बीजेपी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक में 1 महीने का हिसाब किताब भी लिया जाएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी कैसे हो, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा। बीजेपी का दिग्गज रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। इसमें रणनीति बनाई जाएगी। हैदराबाद में अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय कार्य समिति की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में कुछ जरूरी निर्णय लिए गए थे। उन निर्णयों को छत्तीसगढ़ में कैसे लागू किया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ से गए भाजपा के सभी नेता और पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। जी धन्यवाद। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो डी पुरंदेश्वरी जी का दौरा रहने वाला है, ये दौरा कितने मायनों में खास माना जाए और कितना खास है ये दौरा, बताइए। देखिए, प्रदेश प्रभारी का हर दौरा खास रहता है जी। इस बार विशेष और खास रहेगा क्योंकि राष्ट्रपति के उम्मीदवार की यात्रा होने वाली है। उस संदर्भ में भी वे आ रही हैं और संगठन के जो उन्होंने काम दे के रखा था, जो महत्वपूर्ण जो पुराने काम थे, उस कार्यों की मॉनिटरिंग भी वो करेंगी और जो हमारे प्रशिक्षण वर्ग जितने हुए हैं उनको वो देखेंगी और जो संगठन को उन्होंने दिशा निर्देश दिया था वो सारे जितने काम हो गए हैं उनको वो दिशा निर्देश देंगी और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। और सबसे बड़ी बात की, जो हमने कांग्रेस को घेरने की जो रणनीति बनाई है, सदन से लेकर सड़क तक जितने आंदोलन की रूपरेखा बनाई है जी, वो सारे कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे पुरंदेश्वरी जी। उनका सदा से स्वागत रहता है। अभी उनके आने से और उत्साहवर्धन कार्यकर्ताओं में होगा, नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच और ज्यादा उत्साहवर्धन होगा। चर्चा में हमारे साथ बने रहिए। एक और मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। थैंक यू दीपांशु जी। अमित जी, 11 जुलाई को डी पुरंदेश्वरी प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं, तो उनका दौरा इस बार काफी खास माना जा रहा है। आप उनके इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं? अमित जी, देखिए, निश्चित तौर पे ये भाजपा की प्रभारी जो डी पुरंदेश्वरी जी आ रही हैं, निश्चित तौर पे वो भाजपा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उनके पूर्ववर्ती दौरे रहे हैं और जिस प्रकार से उनके वक्तव्य आए हैं, ये चिंता का ज्यादा चिंता बीजेपी के लोगों को होती है। चाहे फिर आप चिंतन शिविर के बाद लोगों की, उनके कार्यकर्ताओं में जो चिंता हो गई थी कि
जो अपशब्दों का प्रयोग और जिस शैली का वो प्रयोग करती हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं, छत्तीसगढ़ के सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो जहर घोलने का प्रयास भाजपा के लोग करते हैं, छत्तीसगढ़ की फिजा में जो जहर घोलने का काम करते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता कभी भी ऐसी चीजों को पसंद नहीं करती है। और लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि आए, प्रभारी हैं, स्वागत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ वैसे भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में सबका स्वागत है। लेकिन राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए और एक शब्दों की एक मर्यादा होनी चाहिए। अगर आप कोई बड़े पद में बैठे हैं तो एटलीस्ट यू शुड मेंटेन द ग्रेविटी ऑफ योर पोस्ट। हमारा इतना ही निवेदन है, आप आए, संगठनात्मक चर्चा करें, जो भी करें। कांग्रेस यहाँ पर जो काम पिछले 3.5 सालों में करी है, निश्चित तौर पे कांग्रेस यहाँ पर बहुत मजबूती से और दिन दोगुनी रात जिसको बोलते हैं तरक्की करना, लगातार अगर आप देखेंगे तो चुनाव, विधानसभा की प्रचंड जीत और बहुमत के बाद जनता ने जो उपचुनाव में हमें जिताया, उसके बाद नगरीय निकाय में जिताया, पंचायत चुनाव में जिताया, लगातार हमें उनका असीम प्यार और आशीर्वाद मिलता है और हम सशक्त, समृद्ध और सशक्त, खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने के लगातार हम काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, मैं प्रतिक्रिया लूंगा राजीव चक्रवर्ती जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। उचित जी, इस बार डी पुरंदेश्वरी जी आ रही हैं। 11 तारीख को दुर्ग जिले में उनका एक अहम दौरा प्रस्तावित है और इस बार काफी अहम विषयों पर चर्चा भी होनी है। आप उनके इस दौरे को किस तरह से देखते हैं उचित जी? देखिए, उनका दौरा जो इनकी जो बैठक हुई थी हैदराबाद में, उसको लेके ही शायद यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन को लेके या इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाना है, वहाँ किस तरीके से जो निर्णय लिए गए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए छत्तीसगढ़ में उनका ये दौरा माना जा सकता है जी। और खासकर छत्तीसगढ़ को लेके अगर कोई प्रकार के किसी प्रकार के वहाँ निर्णय हुए हैं तो उस पे यहाँ पे कैसे क्रियान्वयन कराना है, इस बात को शायद जोर देने के लिए या इस बात की चर्चा के लिए वो हो सकती है ये उनकी दुर्ग वाली मीटिंग। क्योंकि हालांकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पे उनका काफी दबाव रहा है। जब भी वो आती है, उनका एक बूस्टर डोज छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को लगता है। 2 दिन काफी क्रियाशील, एक्टिव भारतीय जनता पार्टी के बड़े से छोटे नेता सब रहते हैं। सोशल मीडिया में अपना दिखावा भी उनका रहता है कि जब उनका डी पुरंदेश्वरी जी का बूस्टर डोज लगता है तो उसके 2-3 दिन काफी राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी में उठापटक, चर्चा, चीजें, संवाद और दौरे शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कोई विशेष चीजें तो नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि वो क्रियान्वयन के लिए ही है। और आने वाला समय चूंकि बरसात का है, ये जो बरसात चालू है, शायद वहाँ तो कोई किसी प्रकार का आंदोलन या किसी प्रकार की सभाएं या किसी प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो पाते। कृषि का ये जो रहता है समय काल, तो कृषि के समय काल के कारण कोई भी राजनीतिक दल अपने एक्शन या अपने मोड़, आंदोलन या किसी प्रकार के प्रोग्राम नहीं रखती है। क्योंकि किसान का जो क्षेत्र है तो वहाँ पर वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो आने वाला समय जो आएगा जो बड़ा कठिन है, और हो सकता है कि ये जो राजनीतिक दौरे वाली या छापे वाली जो चीजें हुई हैं पूर्व में, एक हफ्ते से जो चल रही है छत्तीसगढ़ में, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का एक्शन क्या होगा, प्लान क्या होगा, या किस तरीके से उसको आगे राजनीतिक दाव पेच बना के जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए परिचर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, चर्चाएं हो सकती हैं। राजीव जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजीव जी, आपने उचित जी की भी बात सुनी, आपने अमित जी की भी बात सुनी। राजीव जी, अमित जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि डी पुरंदेश्वरी जब आती हैं तो छत्तीसगढ़ की फिजाओं में जहर घोलने का काम करती हैं। वो तो सीधे तौर पर ये करें, क्या कहेंगे इस पर राजीव जी? राजीव जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है राजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चर्चा में हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने सीधे तौर पर यह तो कह दिया कि डी पुरंदेश्वरी जी जब आती हैं और छत्तीसगढ़ की हवा में मतलब फिजाओं में जहर घोलने की बात आपने कही है, तो इस बात को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, बताइए। देखिए, जस्टिफाइड वो करता है, बोलते हैं ना बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर आरोप मैंने लगाया है तो मैं बिल्कुल उसको प्रूफ कर देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने बस्तर का जो चिंतन शिविर हुआ था और जिस प्रकार उन्होंने वक्तव्य वहां पर दिया था कि थूकेंगे तो एक पार्टी के लोग बह जाएंगे, ये सब जो शैली, मैंने जैसा कहा कि आप अगर जिम्मेदार पद में हैं तो आप अपनी ग्रेविटी का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप, हमारी लड़ाई है सैद्धांतिक, आपसे हमारी कोई लड़ाई जो है वो मुद्दों पे लड़ाई है, आपकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है। लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वो यहाँ करती हैं, मैंने जैसा कहा कि कार्यकर्ता भी उस चिंतन शिविर के बाद लगातार जो हमारे जो दूसरे पार्टी में हैं और वो भी हमें कई पार्टियों में मिलते हैं,
वहां जब चर्चा होती है तो वो भी दुखी थे, क्योंकि वो भी छत्तीसगढ़ के हैं और उनको पता है कि एक वैचारिक लड़ाई में इस टाइप के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा कहा कि मुद्दों की लड़ाई लड़िए, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, आपकी गोडसे विचारधारा की लड़ाई है और हम गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पे लड़ाई लंबी पहले भी चली है और आगे भी चलेगी, लेकिन वो मुद्दों की लड़ाई होगी। मैंने जैसा आपसे कहा कि आप आज, जैसा अभी उचित भाई ने कहा कि इनको जो इंस्ट्रक्शंस मिला है, जब वो छत्तीसगढ़ आती हैं और हंटर चलाने का प्रयास करती हैं, अब ये अलग बात है, मैंने जैसा आपसे पहले ही कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। जब वो बस्तर जाती हैं तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं ले जाती हैं, मंत्रियों को नहीं ले जाती हैं, नेता प्रतिपक्ष को नहीं ले जाती हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बनाने के लिए जी जान से सरकार के साथ लगा हुआ है और आने वाले समय में आप देखेंगे लगातार हमें, जैसे अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से हमारी सीट जो थी 68 से 71 हुई और उसके बाद विपक्ष की जो सीट थी वो कम हुई, तो लगातार अगर 3 सीट आपकी कम हो रही है और हमारी 4 सीटें जिस प्रकार से बढ़ी हैं, मैंने आपको बताया, मतलब इट मीन्स छत्तीसगढ़ की जनता हमारे कामों से खुश है। छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों की चमक ये दर्शाती है कि हमारी सरकार कहीं बेहतर योजनाएं ला रही है। हमारे सरकार का ध्येय एक ही है, दिव्यांश जी, की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और उससे कहीं ना कहीं आप देखिए जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और जब हम पहले योजना लाते हैं तो पहले बीजेपी के लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से आप देखिए कि हम 2500 रुपए कहते थे तो ये बोलते थे पैसा कहां से लाओगे। आज लगातार 3.5 सालों से हम रिकॉर्ड खरीदी, धान खरीदी कर रहे हैं। हमने जब गोबर खरीदी की बात की तो एक उसका उपहास पर ही हाथ उड़ाते थे और आज आप देखिए यूपी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है, छत्तीसगढ़ की योजनाओं को वो अपनाने जा रही है। मतलब मैंने जैसा कहा, अगर कोई दूसरे स्टेट की सरकार अच्छा काम करेगी तो हमें उसकी योजनाएं अपनाने में कहीं कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय सरकार काम कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस ध्येय को लेके हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भी उस सारी चीजों को समझती है और आने वाले समय में आप देखिए कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि बहुत अहम रोल होता है चुनाव में दिव्यांग जी कार्यकर्ताओं का, और जब हम चुनाव जीते तो हम बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी से कहते हैं कि हमारी सरकार जो आई है, हमारे राष्ट्रीय और केंद्र प्रदेश के नेतृत्व की रणनीति और मैन टू मैन मार्किंग करके हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम था कि 15 सालों बाद हमने उस सरकार को उखाड़ फेंका जो 15 सालों से यहाँ पर भ्रष्टाचार के जिस प्रकार से कुकृत्य कर रही थी। तो आप देखिए कि हम बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं कि वो सरकार हमारी कार्यकर्ताओं के बल पे आई है और हमारे जो विपक्ष है यहाँ पर भाजपा, जब वो चुनाव हारे और नेता उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा गया तो जो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें चुनाव हरा दिया। मतलब अगर आप जीत का सेहरा खुद बांधेंगे और हार का ठीकरा आप कार्यकर्ताओं पे फोड़ेंगे, ये कहां तक उचित है। और उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि आज भी ये कहते थे हम 56 लाख कार्यकर्ता अपने मिस्ड कॉल से बनाए हैं और दम भरते थे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। जब इन्हें वोट मिलता है तो 38 लाख वोट मिलता है। इट मीन्स आपके कार्यकर्ता नहीं, आपका साथ नहीं दिया। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं दिव्यांश जी कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। बिल्कुल, पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा अमित जी। राजीव जी, आपने अमित जी की बात सुनी। बात चूंकि कार्यकर्ता की चली है तो बात कार्यकर्ताओं की कर लेते हैं कि डी पुरंदेश्वरी इस बार आ रही है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम उनका है और रणनीति भी बनानी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या डी पुरंदेश्वरी को जो जिम्मेदारी मिली है वो उसे पूरा कर पाएंगी? राजीव जी। बिल्कुल पूरा कर पाएंगी, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। सबसे पहले मेरे काबिल दोस्त अमित श्रीवास्तव जी ने जो बोला कि उनकी जुबान ठीक नहीं है और जहर भूल जाता है, तो जहर तो सोनिया गांधी जी ने कहा था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा था कि मौत के साथ सौदागर है। राहुल गांधी जी न जाने कितने बार संघ पर टिप्पणी कर माफी मांग चुके हैं, माफी वीर हो गए हैं। तो ये बदजुबानी का जो सिलसिला है वो कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक बदजुबानी करती है। पुरंदेश्वरी जी ने तो कहा था कि कार्यकर्ताओं की इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। एक उन्होंने मोटिवेशन स्पीक दिया था, उसको अदरवाइज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां तक पुरंदेश्वरी जी का प्रश्न है तो वो एक राजनीतिक परिवार से आती है, उनकी रणनीति काफी कुशल है और उन्होंने नया पुराना को छोड़कर एक नया वो दिया है कि
सब कोई मिलकर जुट जाओ, चुनाव करीब है। तो निश्चित रूप से उनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, और सारे लोग मिलकर कांग्रेस की ये अलोकप्रिय सरकार को, ये कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक होकर लड़ाई करेंगे। और हमें बिल्कुल आशा है, पुरंदेश्वरी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, और पूरे कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में लामबंद है, तो हमें बहुत आशा है, बहुत खुशी है। राजीव जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो हैदराबाद में जो निर्णय लिए गए थे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में, उन निर्णयों को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाना है, तो वो निर्णय कैसे लागू होंगे, उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, अभी बोलना बहुत वो है, जो अभी एक निर्णय हुआ है उसे उतारना जमीनी स्तर पे, उसमें काम करना, उसकी समीक्षा करना एक लंबा टास्क है। उस पर निश्चित रूप से बड़े नेता प्रभारियों के साथ बैठकर बात करेंगे, संगठन मंत्रियों के साथ बात होगी। एक लंबी प्रक्रिया है, इसे निश्चित रूप से उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब कोई निर्णय लेती है तो उसे जमीन तक निश्चित रूप से उतारती है, और वो सफल भी होता है। तो जो निर्णय लिए गए हैं वो आगे आने वाले समय में उसको क्रियान्वयन होगा, लेकिन अभी उसे क्रियान्वयन होने में थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल समय लगेगा। उचित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उचित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। बात कर लेते हैं खैरागढ़ उपचुनाव की। खैरागढ़ उपचुनाव से भी पहले ऐसा ही एक दौरा हुआ था डी पुरंदेश्वरी जी का, और वो छत्तीसगढ़ आई थी, लेकिन हमने देखा कि खैरागढ़ उपचुनाव का नतीजा क्या रहा। तो इस बार का जो उनका दौरा है वो कितना असरदार साबित होगा, उचित जी? देखिए, मुझे जो लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, इसको किसी ये कि दिल्ली के लिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी है वो एक बड़ा सवालिया निशान हमेशा खड़े करती है। उसको हार्ड टू हैंडल है, छत्तीसगढ़ की बीजेपी हार्ड टू हैंडल नजर आ रही है। जहां से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे इतने जो ग्रुपों का बोलबाला है, अलग अलग ग्रुप का है, अलग अलग लोगों की बातें हैं जो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, तो इसको केंद्र नेतृत्व को भी इनको हैंडल करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो नो डाउट कि पुरंदेश्वरी जी को भी बड़ी तकलीफ हो रही होगी। पिछले 2-3 साल से जब से उनको प्रभार मिला है, हम लगातार देख रहे हैं कि उनको भी उनकी बातों को इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते। केंद्रीय नेतृत्व भी उनको कितना तवज्जो दे रहा है, कितना उनकी बातों को रख रहा है। सुनने में तो ये भी आया था कि उनका कहना आया था कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व छत्तीसगढ़ के बदलना होगा, जो अखबारों के माध्यम से आपको पता चला था जी जी। कि केंद्रीय नेतृत्व कहा कि स्टेट की पूरी बॉडी को चेंज करनी पड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार लानी है तो युवाओं को तवज्जो देने पड़ेगी। लगातार वो इस तरीके के अपनी रिपोर्ट में कैसे आई है, जो सुनने में आता है, जो मीडिया के माध्यम से पता चलता है। तो केंद्रीय डी पुरंदेश्वरी जी बड़ी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। उनको जो मतलब जितने गुटों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, अलग अलग गुटों में है, और उनके जब भी वो आती है इस तरीके की बात और एकता की बात वो जरूर करती है, एकजुट होने की बात जरूर करती है, सब एक राय में आने की कोशिश वो जरूर करती है, लेकिन 2-4 दिन के बाद ये ऐसा हो नहीं पाता है। एक्चुअली जो छोटी मोटी विंडो ड्रेसिंग से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग हो रही है, उसके लिए बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है पुरंदेश्वरी जी भी वो शायद कोशिश और प्रयास में हो, क्योंकि उनके आदेश तक जितने निचले मंडल स्तर पर जितने संगठन चुनाव होने थे, संगठन के प्रभारी बनने थे, निचले स्तर तक जो नियुक्तियां होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई थी। तो कई ऐसे इशूज थे जो बाद में सुनने में आए, तो या तो उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा, मतलब पुरंदेश्वरी जी को तो मतलब उतना सीरियसली छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ले नहीं रही, ऐसा प्रतीत नजर आ रहा है फिलहाल तो। जी राजीव जी, आपने उचित जी की बात सुनी कि डी पुरंदेश्वरी जी को सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरंदेश्वरी जी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। हमारे संगठन सर्वोपरि होता है। कोई भी नेता, उचित जी का व्यक्तिगत ऐसा आकलन होगा। पुरंदेश्वरी जी का एक एक बात को अक्षर अक्षर उतारा जाता है, चाहे संगठन की बात हो, कवायद की बात हो, चाहे प्रशिक्षण की बात हो, सारी चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है। पुरंदेश्वरी जी एक ठोस कार्यक्रम को लेके आती है, विस्तृत कार्यक्रम को लेके आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज अगर देश में विदेश में अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो उसका कारण यही है कि इसका अनुशासन है, इसके अपने मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म पर पार्टी चलती है। तो कारण यही है कि जो हमारे जो उच्च नेता जो बैठे हुए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करते हैं, उनको फीडबैक मिलता है, और वो फीडबैक को लेकर जब प्रदेश प्रभारी आते हैं उसमें पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है, पूरी कार्य योजना तैयार होती है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि केवल जो कभी एक छोटा सा संगठन हुआ करता था,
जनसंघ आज पूरे देश भर में फैला हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ी कारण यही है कि हम हर कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, पूरी कार्य योजना के साथ, मुस्तैद के साथ कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लग जाता है। कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में लग जाता है, ये बात तो आपने सही कही राजीव जी, लेकिन वो जो बात आप कह रहे हैं वो जमीन पे दिखती क्यों नहीं है? मतलब जब नतीजा आता है तो नतीजा सिफर हो जाता है, जैसा कि खैरागढ़ उपचुनाव में हमने देखा। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भी उससे पहले भी एक दौरा हुआ था और यही बातें कही गई थी, लेकिन उसके बाद नतीजा सबके सामने है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी जिस प्रकार से पुलिस का साथ और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने इलेक्शन एजेंट की तरह काम में लगाती है, उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन परिणाम तो थोड़ी बहुत हम जीत का अंतर ही था। लेकिन आप उपचुनाव से पूरी चुनाव की बातें आप कंपेयर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सक्षम है। जो असली जो फाइनल मैच होगा लोकसभा का या जो सेमीफाइनल होगा विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप से रहेगी। संगठन अपना काम कर रहा है, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, हमारी लिस्टिंग चल रही है 1 बूथ 10 जवान की, तो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता जा रहे हैं। 8 साल की जो हमारी सफलता है उस कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं, अलग अलग मोर्चे के माध्यम से हम जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो पुरंदेश्वरी जी ने जो काम दिया था उस काम को हम पूरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने होमवर्क में पूरी तरह से मुस्तैद है। अब आप खैरागढ़ चुनाव कहेंगे, दंतेवाड़ा का चुनाव कहेंगे, मरवाई का चुनाव करेंगे, तो उपचुनाव में तो सबने देखा कि सत्ताधारी पार्टी ने इस प्रकार से खेल किया, लेकिन असली चुनाव आने दीजिए। निश्चित रूप से हमारे राजीव जी, आप ये मानते हैं कि उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी ने खेल कर दिया? इस पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा अमित जी की। अमित जी, आपने राजीव जी की बात सुनी, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर आपने खेल कर दिया। क्या कहेंगे इस पर? ज्यादा खराब बात कुछ नहीं हो सकती कि जनता के मताधिकार को आप इस टाइप का आरोप लगा रहे हैं। और रही बात, जनता जनार्दन होती है साहब, लोकतंत्र में जनता का ही निर्णय सर्वोपरि होता है। और आप सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने मिलीभगत कर लिया, आप उन अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा हमारे कार्यकर्ताओं की हमने ड्यूटी लगाई है। मतलब कार्यकर्ता आपको सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं और जब आपकी सरकार रहती है तब आप उन्हीं कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। तो ये तो चाल चरित्र और चेहरा है भाजपा का। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी, इतने डिफरेंसेस उसमें हैं। और देखिए, इनके पास मतलब आप देखिए कि 15 सालों की सरकार अगर थी और उसके बाद अगर इनकी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी कहती हैं कि हम तो मोदी जी के नाम पे यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, लड़िए साहब, हम तो स्वागत करते हैं उनको स्टेटमेंट का कि आप लड़िए। हम बताएंगे लोगों को कि आज तक लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आया। आज तक उन 2 करोड़ लोगों को जो हर साल उनको रोजगार देना था, 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, उनको नहीं मिला। मेड इन इंडिया की बात करने वाले सारी चीजें जापान से मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं। और जिस प्रकार से आज सेना के साथ भी जिस प्रकार से खिलवाड़ ये कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, चाहे अग्नि योजना ये ला रहे हैं, तो इस सारी योजनाएं इनकी फेल है। अर्थशास्त्र में तो इनको ज्ञान ही नहीं है साहब। आप देखिए, जिस प्रकार से 410 रुपए सिलेंडर था तो इनके सारे मंत्री सिलेंडर लेके सड़कों पे आ जाते थे। पेट्रोल आज सेंचुरी मार रहा है। जीएसटी को इन्होंने लगाया जिसका पूरा कानून का जानकारी इन्हें नहीं थी। नोटबंदी के बाद इन्होंने कहा था कि आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, क्या वो खत्म हो पाया? मतलब सारी चीजें जो ये कहते हैं वो कहीं ना कहीं लफासी रहती है, जुमलेबाजी रहती है। और अब तो लोग आप देखिए कि जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों को बेचने का ये काम कर रहे हैं। देश में 4 लोग ही सरकार चला रहे हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। और अब तो लोग कह रहे हैं साहब, महंगाई पे आप बात नहीं करते, रोजगार पे आप बात नहीं करते। सेंचुरी, पेट्रोल सेंचुरी मार दिया है लोगों को। आज लोगों की जेब में कोरोना के बाद वो उनको परेशानियां थी, आप पैनिक थे लोग, उसके बाद आपने उनको जेबों में डाका डालने का काम किया। तो लगातार अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार इनको ज्ञान नहीं है, मैंने कहा ना कि अब तो लोग कहने लग गए हैं कि मोदी जी जो लगातार अपने कॉर्पोरेट मित्रों को देश की संपत्तियां दे रहे हैं, चाहे पोर्ट हो, एयरवेज हो, रेलवेज हो। पहले भारतीय रेल लिखाता था, अब आप रेल देखेंगे उसमें अडानी लिखाता है। तो अब तो लोग कह रहे हैं कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा ना कोई, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, मोदी जी और उनकी सरकार वो भी बेच देगी। तो कम से कम आपको सारी चीजों को समझना चाहिए, जनता की वेदना और पीड़ा को सारी चीजों को समझना चाहिए, जनता की वेदना को भी समझना चाहिए। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजीव जी से। राजीव जी, आपने अमित की बात सुनी, 3 बातें उन्होंने कही हैं। पहली है महंगाई, बेरोजगारी और तीसरा आतंकवाद। इन तीनों ही मोर्चों पर बीजेपी असफल होती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर राजीव जी? सफल है और हम जो 8 वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं, अब अगर नोटबंदी की बात करेंगे, जीएसटी की बात करेंगे, तो उसके बाद भी हमने लोकसभा चुनाव जीता है और देश के अधिकांश लोकसभा हमने चुनाव जीता है, विधानसभा हमने चुनाव जीता है।
तो कारण यही है कि हम जनता के बीच में सफल हुए हैं। हमारे जो वादे थे उस वादे को हमने पूरा किया है। ये कांग्रेस पार्टी जो ये चिंता करें कि वो 50 की संख्या पे आ गए, देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी कही जाती थी, क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को छला है, युवाओं को ठगा है। अगर ये बात करते हैं तो आज ये विश्व की आवश्यकता है कि हम प्राइवेटाइजेशन करें। अगर ये बात करते हैं कि आतंकवाद, तो हमने उरी का अटैक किया था तो राहुल गांधी जी ने सबूत मांगा था। तो देश बिल्कुल सफल है, देश की योजनाएं सफल है। देश काल वातावरण आज इतनी खराब है, उसके पाबंदी के बावजूद भी, कोरोना काल के विकट परिस्थिति के बावजूद भी देश उन्नति कर रहा है। तो मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, अमित शाह जी राजीव जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी देश में मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है कि क्या कमी है, क्यों बीजेपी मतलब संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये आप लोगों के नजरों में है। बीजेपी का काम अंदरूनी रूप से, जमीनी रूप से बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा हमने सुनियोजित ढंग से कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। कांग्रेस का जो भय भूख और भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ शराब की नदियां बह रही है, इनके मैनिफेस्टो में तो हम शराबबंदी करेंगे, आज तक नहीं किया। अपराध गढ़ में छत्तीसगढ़ तब्दील हो गया। हम जनता के बीच में कह रहे हैं, समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। अंदरूनी रूप से जमीनी स्तर पर सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में वो सफल रहेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ऐसा दिखता जरूर है कि आपको दिख नहीं रहा है, वो बात नहीं है। तो हर बात पे हम आंदोलन नहीं कर सकते। स्नेह प्रतिबद्ध चरणबद्ध रूप से हम आंदोलन करेंगे और कांग्रेस की ये भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल, जनता सब कुछ देख रही है। चूंकि समय की हमारे पास कमी है, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, डी पुरंदेश्वरी 11 तारीख को आ रही हैं। दुर्ग जिले में एक अहम बैठक होनी है। 1 महीने के काम का हिसाब किताब लिया जाएगा। सभी प्रदेश पदाधिकारियों को और जिला अध्यक्षों को इसमें आमंत्रित किया गया है और कई अहम विषयों पर इसमें मंथन होगा। तो IND स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।